मैं डॉक्टर सीमा और आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश लेखन बताऊंगी। नवीं कक्षा में सीबीएसई द्वारा संदेश लेखन भी शामिल किया गया है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपको इसकी परिभाषा, इसकी शब्द सीमा, इसके प्रकार और इसके प्रारूप का अच्छी तरह ज्ञान हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संदेश लेखन की परिभाषा। संक्षेप में कहा गया कोई भी कथन, आदेश, जानकारी या समाचार जो लिखित रूप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसे संदेश कहते हैं। इसकी शब्द सीमा की बात करें तो इसकी परिभाषा में ही हमने उल्लिखित कर दिया है कि संक्षेप में कही गई बात, अर्थात इसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, न 30 से कम न 40 से ज़्यादा। इसके बाद बारी आती है इसके प्रकार की। तो इसका प्रकार हम दो आधारों पर कर सकते हैं, एक इसकी विषय वस्तु के आधार पर और दूसरा इसकी भाषा के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर संदेश लेखन 3 प्रकार का हो सकता है। बधाई या शुभकामना संदेश। बधाई यानी किसी की पदोन्नति पर, किसी के जन्मदिन पर या जीवन में किसी अन्य बड़ी उपलब्धि पर आप किसी को शुभकामना दें या बधाई देने के लिए आप बधाई या शुभकामना संदेश लिख सकते हैं। दूसरा है पर्व त्योहारों के अवसर पर, होली है, दिवाली है, ईद है, दशहरा है, इन अवसरों पर अगर आप किसी को कोई संदेश देना चाहें तो उसे आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, यानी पर्व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। तीसरी श्रेणी हो सकती है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। यह शोक संदेश भी हो सकता है, किसी प्रकार का आयोजन हो सकता है, विशेष आयोजन, कथा है, कीर्तन है, इस तरह के आयोजन आपने किए तो आप विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश लेखन के अंतर्गत इसका लेखन कर सकते हैं। दूसरा प्रकार मैंने बताया था संदेश लेखन का, वो ये कि इसकी भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर संदेश लेखन 2 प्रकार का हो सकता है, औपचारिक या अनौपचारिक। जब आप अपना संदेश किसी समाज के लिए या बड़े समुदाय के लिए लिखना चाहते हैं तो जाहिर है इसकी भाषा भी थोड़ी सी अलग हो जाएगी और ये आप औपचारिक संदेश लेखन की श्रेणी में रख सकते हैं। और वही संदेश जब आप किसी व्यक्तिगत स्तर पर अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को लिखें तो उसकी भाषा थोड़ी सी अलग होगी, तो हम उसे अनौपचारिक संदेश लेखन कह सकते हैं। तो भाषा के आधार पे औपचारिक या अनौपचारिक संदेश लेखन हो सकता है। अब बारी आती है इसके प्रारूप की। इसके प्रारूप के अंतर्गत आप सबसे पहले एक बॉक्स का निर्माण करेंगे। इसके बाद बाईं तरफ दिनांक लिखें, दिनांक के ठीक नीचे समय लिखें, समय के ठीक नीचे आप जिसके नाम वो संदेश देना चाहते हैं उसका नाम आप लिखें, जिस नाम से आप उसको संबोधित करते हैं। अगर आपके रिश्तेदार हैं तो पिताजी, माताजी, चाचा जी, भैया, दीदी, जिसके नाम आप संदेश देना चाहते हैं उनका आप वहाँ पे नाम लिखें, यानी संबोधन लिखें। उसके बाद अपनी विषय वस्तु की चर्चा करें। विषय वस्तु के बाद सबसे अंत में फिर से बाईं तरफ आप लिखते हैं भेजने वाले का, कभी हम नाम लिख सकते हैं, कभी रिश्ता लिख सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे संदेश लिख रहे हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि प्रकार जब बदलेगा तो उसी हिसाब से आपकी भाषा भी बदलेगी। तो अगर आप अनौपचारिक लेखन कर रहे हैं तो वहाँ आप सिर्फ अपने संबंध का जिक्र कर दें तो काम हो जाएगा। अगर आप औपचारिक संदेश लेखन कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपने नाम का उल्लेख करना आवश्यक होगा। तो इस जानकारी के आधार पर आइए एक प्रयास करते हैं और एक प्रश्न आपके लिए मैंने लिखा है कि पिता के लिए पुत्र का संदेश लिखें जिसमें किसी यात्रा का स्थगित होना बताया गया हो। तो आप आरंभ करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक। आप कोई भी काल्पनिक तिथि दे सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है 25/5/2020। वक्त आप ज़रूर लिखें क्योंकि किस वक्त पर आप वो संदेश लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक काल्पनिक वक्त दिया है 4:15 शाम का। उसके बाद चूँकि आपको प्रश्न में दिया गया है कि ये पत्र आपको पिताजी के नाम लिखना है, ये संदेश आपको पिताजी के नाम देना है, तो आप लिखिए पिताजी। और आज शाम को 4 बजे राधे श्याम अंकल आए थे, उन्होंने बताया है कि आपका जयपुर जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है।
शेष बातें वो आपको फ़ोन पर बताएंगे। आप शाम के 7 बजे उनसे फ़ोन पर बात कर लें। राहुल, इतना ही आप लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार संदेश लेखन का अभ्यास करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी परीक्षा में इस प्रकार संदेश लेखन करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।